नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया। धामी ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये इंडिया गठबंधन की सोच को दर्शाता है। गठबंधन के अन्य सहयोगियों द्वारा इस पर कोई बयान न देना, चुप्पी साधना उनकी सोच को दर्शाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिया गया बयान अत्यंत ही निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह दर्शाता है कि जो INDA गठबंधन बना है, इस गठबंधन की घटिया सोच को दर्शाता है कि ये गठबंधन सनातन के बारे में किस प्रकार के विचार रखता है। सनातन के अन्य गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा इस पर कोई बयान न दिया जाना, ये उनकी सोच को दर्शाता है, बल्कि इसमें उनकी चुप्पी साधना निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस बात को कहती आई है कि उपचुनाव में सरकार द्वारा संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए धनबल का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और जनता वहां परिवर्तन चाहती है। बीजेपी को एहसास हो चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहां ड्यूटी में तैनात केंद्रीय ऑब्जर्वर पर सवाल खड़े किए। भाजपा के इस कदम से यह जाहिर हो चुका है कि बीजेपी हताश हो चुकी है और बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। भाजपा के एक नेता की गाड़ी में एक बड़ी रकम पकड़ी गई, लेकिन प्रशासन के दबाव में ना तो गाड़ी और ना ही उस शख्स पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे शहर के सामने हुई और जनता सब कुछ देख रही है। स्वाभाविक है, सुनने में आया है कि इस तरह का भाजपा के नेता के वाहन में बड़ी धनराशि पकड़ी गई है और दबाव बनाकर उस गाड़ी को भी, उस वाहन को भी और उस पैसे को भी कहीं पर भी प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम ने बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बागेश्वर उपचुनाव में 1,18,264 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पुरुष मतदाता हैं 60,076, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 58,188 है। सर्विस मतदाताओं की संख्या है 2,207, इनमें महिलाएं 57, जबकि पुरुष मतदाता 2,150 हैं। कुल मतदेय स्थल जहां पर वोट डाली जाएगी वो 188 हैं और कुल मतदान केंद्र 172 हैं। बागेश्वर उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के कुल 2 मामले सामने आए हैं। दोनों में FIR दर्ज कर ली गई है। हमारा पोलिंग बूथ में सभी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं। वाटर, बिजली, बैठने का जगह, शेड का व्यवस्था है, रैंप वगैरह है, वो कर रखे हैं। और इसके अलावा वेबकास्टिंग हमने 94 पोलिंग बूथ में करेंगे। इसका स्टेट कंट्रोल रूम में भी इसका मॉनिटर किया जाएगा और इसमें डिस्ट्रिक्ट में भी मॉनिटर किया जाएगा। कमीशन की वेबसाइट में भी इसमें कमीशन के द्वारा भी मॉनिटर किया जाएगा। नैनीताल के रामनगर में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अतिक्रमण को लेकर मोर्चा खोला है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने इस निर्णय को वापस लेने के साथ ही जनता को ना उजाड़ते हुए भी राहत दे सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर जनता का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों अनदेखा कर रही है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने 12 साल से एक ही जगह पर बसे लोगों को अतिक्रमणकारी नहीं बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से लाल आंख में बात करने की बात जनता से कही थी। आज चीन द्वारा हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। आखिर सरकार चीन को लेकर अपने बुलडोजर की धमक दिखाने से क्यों पीछे हट रही है? देखिए, हम कहना चाहते हैं, सरकार जिस तरह से
माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ लेकर के लोगों को उजाड़ना चाहती है, उनके घरों प्रतिष्ठानों को तोड़ना चाहती है, उनके रोजगार को ख़त्म करना चाहती है, वो गलत है। और अगर हाईकोर्ट के आदेश के प्रति सरकार इतनी ही प्रतिबद्ध है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि जो व्यक्ति जहां पर 12 साल से ज़्यादा समय से काबिज है तो उसका स्वामी है, तो उस आदेश को सरकार क्यों नहीं मान रही है। विधानसभा बागेश्वर में 5 सितंबर को मतदान होना है। बागेश्वर विधानसभा के 188 पोलिंग बूथों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने निर्वाचन हेतु पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि सभी 188 पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री के पूरे मानकों के साथ भेजा गया है। बागेश्वर की जनता से अपील करते हुए अनुराधा पाल का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिना भय लालच के स्वतंत्र रूप से 5 सितंबर को मतदान जरूर करें। ये हमारे टोटल 188 बूथ है। जैसा कि आपको विदित है कि 188 पार्टीज हमें रवाना करनी थी आज, तो हमने सुबह 6 बजे से सभी लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर बुलाया था। 6 बजे से हमारी प्रिपरेशन जो थी पूरी हो गई थी और तब से हमने पार्टी को ईवीएम्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक हमारी 100 पार्टी अपने गंतव्य के लिए मूव कर चुकी हैं। यहाँ पर सभी के लिए PDMS का जो है रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो गया है। सभी का ट्रैकिंग सिस्टम, चाहे वो ऐप बेस्ड ट्रैकिंग है, GPS है, सभी का 100% हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी 88 पार्टीज बची हैं जो भी आसपास के एरिया की बची हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक हमारी सारी पार्टी यहाँ से हम लोग खाली कर देंगे। गदरपुर के डोंगपुरी गांव में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री देर शाम पहुंचे, जहां पर ध्वजारोहण राष्ट्रगान के बाद पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। पंचपरण प्रतिज्ञा करवाते हुए अजय भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश के तहत पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। प्रत्येक घर की मिट्टी प्रत्येक गांव से ब्लॉक स्तर तक इकट्ठा होगी और उसके बाद ये दिल्ली के शहीद स्मारक में प्रयोग में लाई जाएगी। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि 2024 के चुनाव में बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं और उन्होंने ऐसा भरोसा जताया। ये तो भारत ही नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि हम नंबर 1 के देश बन गए हैं। आपने देखा है कि चंद्रयान साउथ पोल पर कभी नहीं गया किसी का, रूस और चाइना तक इसमें कोई कुछ नहीं कर पाए। हमने वहां चंद्रयान पर उतारकर इतिहास कायम कर दिया और आज आदित्य L1 पूरी स्टडी के लिए, सूर्य के स्टडी के लिए जा चुका है। ये भी एक इतिहास कायम हो गया है। एक के बाद एक नई चीजें भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचे से ऊंचे सोपानों को छू रहा है। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय की ओर से आयोजित संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम के तहत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पूरे सप्ताह शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही एक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सभी लोगों को अपना योगदान देने का आह्वान किया गया। वहीं इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये संस्कृत सप्ताह हमारी 23 तारीख को शुरू हुआ था, 23 यानी कि 23 अगस्त को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हो रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समापन कर रहे हैं। इसमें नाच गाना हर्षोल्लास से हो रहा है। संस्कृत महोत्सव का मतलब यह है कि जितना मैं जानता हूँ, संस्कृत का मतलब समायोजन। हमारे संस्कारों का जो समायोजन होता है उसको हम संस्कृत कहते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कैसा संस्कार देता है, उसका समायोजन कैसा होता है, वो हमारे असली मान्य रखता है। वो हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए और संस्कृत का माध्यम ये है कि संस्कृत कई जगह कई विषयों में इस्तेमाल की जाती है। यही नहीं, बाहर देशों में देखो आप, संस्कृत के समय बहुत ऊपर चला गया है। भारत में फिर भी नीचे है, दूसरे नंबर पे। मैं चाहता हूँ इसको पहले नंबर पे आया जाए। संस्कृत सप्ताह जो है रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक पूरा सप्ताह मनाया जाता है
और इसमें हमने प्रत्येक दिन अलग अलग कल्चर एक्टिविटीज़ करी है संस्कृत से रिलेटिव। इसमें हमने संस्कृत नृत्य करा है, संस्कृत समूह गान किया है, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता करी है, संस्कृत स्लोगन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और हमने एक रैली निकाली है जिससे जो समाज में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फैल सके, और अन्य विद्यालयों को हमने इसमें सम्मिलित करा है ताकि वहाँ पे भी संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके। महिला होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया कंडोलिया मैदान में तीसरे दिन भी जारी रही। जनपद में महिला होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया के तीसरे दिन लगभग 200 अभ्यर्थियों ने शारीरिक फिटनेस परीक्षण में हिस्सा लिया, जिसमें प्रतिभागियों ने होमगार्ड की महिला प्लाटून में भर्ती होने के लिए लंबी कूद, दौड़, बॉल थ्रो जैसी शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी क्षमताओं का परिचय दिया। जिला कमांडेंट होमगार्ड निर्मला जोशी ने बताया कि महिला होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया को लेकर अब तक लगभग 650 से ज्यादा महिलाएं फिटनेस टेस्ट की ये जो प्रक्रिया थी उससे गुजर चुकी हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए हर दिन 250 महिलाओं को बुलाया जा रहा है, जिसमें 13 दिन तक चलने वाली इस फिटनेस परीक्षण प्रक्रिया से यानी फिजिकल टेस्ट से किसी वजह से वंचित रह गई महिलाएं आगामी 14 और 15 सितंबर को विभाग द्वारा रखे गए रिजर्व दिन में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जैसा शेड्यूल है वो ये है कि हर दिन 250 महिलाएं आती हैं भर्ती हेतु, और क्योंकि ये तीसरा दिन है तो अब तक का 750 महिलाएं आ चुकी हैं। कुछ एब्सेंट भी थी, तो कुल मिला के अगर हम 200-225 के अराउंड एक एवरेज माने तो 600-650 अराउंड महिलाएं अब तक मतलब यहाँ भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। सब कुछ व्यवस्था चल रही है, ठीक है सब कुछ, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सब ठीक है। यहाँ नॉर्मल ही है, मतलब जिस हिसाब से प्रैक्टिस की थी उस हिसाब से ठीक है। मतलब जैसे लग रहा था कि ये होगा, इतने 500 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, लेकिन ठीक है, सब नॉर्मल है। कब से तैयारी कर रहे थे इस पर? सर 1 महीने से कर रही थी। 5 सितंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेटिंग्स व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेटिंग्स पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। खबर रामनगर से, जहां देर शाम रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप स्थित बैलगढ़ के पास अज्ञात वाहन चालक में एक टेंपो पर टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से टेंपो में सवार सभी 5 घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भेजा। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा टेंपो चालक संजय कुमार शर्मा निवासी ग्राम भवानीपुर करणपुर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक टेंपो चालक का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बिल्डर्स जो रखता है उससे कालाधूरी की तरफ को अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑटो ड्राइवर का, उसमें काफी चोट आई थी, गंभीर था। तो उसमें वहाँ मौके पर जो चालक थे उन्होंने अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। टेंपो में और 2-3 सवारियाँ थी, उनको भी चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। बाकी उनसे बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर चौकी के गांव रामनगर वंश से हैं, जहां एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से मौत हो गई। ये खबर वहां से सामने आई है। मौत की सूचना से परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि रामनगर वन गांव निवासी आदेश कुमार मजदूरी का काम करता था। वो सुबह लकड़ी ठेकेदार के साथ पेड़ काटने के लिए गया हुआ था, जहां कटान करते समय युवक के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक ये सूचना प्राप्त हुई थी, ये पतरामपुर चौकी इंचार्ज थाना जसपुर को, कि आज प्रातः एक युवक के द्वारा एक खेत में यूकलिप्टस के पेड़ काटने के लिए गए थे, तो वहां पर एक दुर्घटना हो गई और वो पेड़ युवक पर ही गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे पुलिस लिया गया और उसके बाद पंचायतनामा भरा गया। इसके बाद अब शव को ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली।
मामला दुधली डोईवाला हाईवे का है, जहां एक बेकाबू स्विफ्ट कार ने बुजुर्ग दुकानदार को बुरी तरह से टक्कर मारते हुए रोड का डिवाइडर तोड़कर कार सुसवा नदी में जा गिरी। हादसे में बुजुर्ग की दोनों टांगें बुरी तरह से टूट गईं और उनके सिर में भी गहरी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना देने के साथ ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। देर रात करीब बुजुर्ग ने अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हुआ है हाँ, ये मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे चाचा दुधली से अपनी दुकान बंद करके केलमन टाउन इंद्रपुरी फॉर्म में रहते हैं हम लोग। तो वो आ रहे थे, रास्ते में ये गाड़ी इतनी स्पीड थी, ये गाड़ी ड्रिंकर ड्राइव में, इसके अंदर बोतल और दोनों लड़के हद से ज़्यादा पिए हुए थे। रॉन्ग साइड से उन्होंने राइट साइड से इतनी तेज़ काटा है और उनको हिट करके पूरी गाड़ी नीचे गिरी है। और अभी भी गाड़ी के अंदर बोतल गिलास रखे हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से वो लोग गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले गए। थाना प्रेम नगर में एक मामला सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक मजार को अनौपचारिक तरीके से तोड़ा गया और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। हालांकि वीडियो को अपलोड करना उनके लिए काफी भारी पड़ गया, चूंकि वीडियो के आधार पर पुलिस ने कई धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। मामले पर देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि इस तरह के मामले सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करते हैं और कोई भी अगर इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगा या शहर के भीतर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। थाना प्रेम नगर के ठाकुरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गडरिया मोहल्ला के पास एक पुराना मजार था, जिसको कि आज दिन में कुछ लोगों के द्वारा अनौपचारिक तरीके से तोड़ा गया है और तोड़ते समय एक कम्युनिटी विशेष के प्रति आपत्तिजनक सत्ताओं का इस्तेमाल किया गया। उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हुए उसको वायरल करने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए थाना प्रेम नगर में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक आत्महत्या करने से पहले अपनी आपबीती वीडियो के माध्यम से रख रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि युवक शक्ति नहर के किनारे खड़ा है और आत्महत्या करने वाला ये वीडियो है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन युवक को बचा नहीं सकी। युवक का शव पुलिस ने शक्ति नहर से बरामद कर लिया है। इस वीडियो के आधार पर एसएसपी देहरादून ने कांस्टेबल विकास त्यागी को पुलिस लाइन में लाइन हाजिर किया। साथ ही संबंधित थाना अधिकारी को इस मामले में पूरी तफ्तीश करने के उपरांत एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। स्वर्गीय अजीत कुमार सन ऑफ सोहनलाल निवासी गुड्डिच विकास नगर के द्वारा जो बनाया गया जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकरण में मृतक की धर्मपत्नी कमल के लिखित तहरीर के आधार पर थाना विकास नगर में धारा 306 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और मामले में विवेचना गतिमान है। उसमें वीडियो में एक हमारे कांस्टेबल विकास त्यागी के विरुद्ध भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं और उन कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में लाइन हाजिर कर लिया गया है। वहीं जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरनपुर गांव में भी एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों से जानकारी लेना शुरू किया और अपनी कार्रवाई शुरू की। मामला पूरनपुर गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उस समय मृतक घर पर अकेला था। देखिए, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी नादेही पुलिस चौकी थाना जसपुर को, जिसमें एक पूरनपुर गांव का रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर उसके बाद उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अभी घटना का क्या कारण रहा, आत्महत्या क्यों की है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके आसपास हमने सुसाइड नोट के लिए भी तलाश की और इसके जो भी मोबाइल वगैरह है उसके लिए भी तलाशी की, लेकिन इसके पास सामान्य कीपैड वाला मोबाइल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।